जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की आधुनिक दुनिया में, इस आधुनिक समय में हम सभी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के ऊपर डिपेंड हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हर काम हर सेक्टर में किया जा रहा है। अगर हम स्पेस रिसर्चेस की बात करें, साइंस रिसर्चेस की बात करें, मेडिकल रिसर्चेस की बात करें, इंजीनियरिंग रिसर्चेस की बात करें या एजुकेशन रिसर्चेस की बात करें, किसी भी सेक्टर में अगर हम देखें तो हर जगह हमें कंप्यूटर का ही यूज दिखाई देता है। और इस तरह से हर एक इंसान, हम अपने आसपास भी देखते हैं, हर जगह मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, हर चीज़ का यूज़ करने के बाद हम अपने काम को, जो भी हमें करना होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि ऑफलाइन भी होते हैं, उन सब के लिए हम कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी दूसरे डिजिटल डिवाइस के ऊपर टोटली निर्भर है। तो आज हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की कक्षा 9th के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आजकल इस समय में हर जगह कंप्यूटर का अधिक से अधिक यूज होता जा रहा है और यह जो यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है हर सेक्टर में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बात आती है कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा, कंप्यूटर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो किस तरह से कैसे कैसे काम करता है, क्या उसके काम करने का तरीका है, क्या वो इनपुट करता है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वो आउटपुट हमें देता है। इट मीन्स कंप्यूटर इस पूरे प्रोसेस को कैसे करता है, उसमें क्या क्या हार्डवेयर हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, इन सब चीज़ों की हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट टेक्स डाटा दैट इज इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक से मतलब हमारा उस डिवाइस से है जो कि हमें बहुत कम समय में बड़े से बड़ा काम करके बहुत आसानी से हमें पूरा करके दे देता है। तो इसी तरह से हमारा वो कंप्यूटर है जो कि डेटा को इनपुट करता है। डेटा इनपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इनपुट यूनिट क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है और आउटपुट यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेटा क्या होता है। डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें फैक्ट्स भी होते हैं, फिगर्स भी हो सकते हैं। डाटा किसी आकृति के रूप में, अल्फाबेट के रूप में, डिजिट के रूप में, किसी पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक रूप में, किसी भी रूप में डाटा हो सकता है जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित ढंग से होता है, जिसको हमें व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद उस डाटा को हम रीअरेंज करके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, यूजर के द्वारा दी हुई दिशा निर्देशों के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको प्रोसेस करता है। जैसा भी यूजर ने उसको दिशा निर्देश दिए होंगे उसी तरह से कंप्यूटर उनको ध्यान में रखते हुए काम करता है। सबसे बड़ी दिमाग में रखने वाली बात यही है कि कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। जैसा यूजर उसको इंस्ट्रक्शन देगा, आदेश देगा, ऑर्डर देगा, इनपुट देगा इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, वैसा ही कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। एंड गिव्स इंफॉर्मेशन दैट इज आउटपुट।
इनपुट होने के बाद प्रोसेस हुआ। प्रोसेस में कंप्यूटर को जो भी कैलकुलेट करना था, लॉजिकली करना था, मैथमेटिकली करना था, उसने किया। उसके बाद में उसको इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है या प्रिंट के रूप में प्रिंटर ने दिया, किसी भी रूप में हमें इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, आउटपुट के रूप में हमें देता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब कंप्यूटर में ये तीनों काम हो गए, इनपुट भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन हमें उसने इंफॉर्मेशन दे दी, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब इसके अलावा कंप्यूटर में एक और खूबी ये भी है कि कंप्यूटर उस चीज को, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर भी कर सकता है। इन एडिशन इट कैन स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर उस डेटा को जो आउटपुट के रूप में उसने डिस्प्ले किया है, उसको अपने पास यूजर के द्वारा सेव करने के बाद उसको अपने पास स्टोर करता है, ताकि हम इन फ्यूचर बाद में जरूरत पड़ने पर उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। अब इसके हम नीचे देख लेते हैं। चित्र में दो प्रकार हैं, एक तो हमारे पास लैपटॉप है, एक हमारे पास कंप्यूटर है। इसी तरह से दूसरे भी डिजिटल डिवाइसेज हैं, कोई भी मोबाइल है, एटीएम मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारे डिवाइसेस आजकल जो भी हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं, जो कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के अन्य चीजों के बारे में, तो वो हम बाद में अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज में आपको बताना चाहूंगा, वो है कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो हमारे पुराने टाइम में, जैसे कि हम सब जानते हैं, हिमाचल में या किसी भी पहाड़ी एरिया में एक घराट हुआ करता था। आज भी वो कहीं कहीं हिल एरियाज में, हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में वो सब अवेलेबल है, हमें वो मिलता है। लेकिन बहुत कम, या ये मानो कि आधुनिकता ज्यादा होने के कारण उन चीजों का जो प्रयोग है बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि ये मशीनी युग है। इसमें ज्यादा लोग जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीनें हैं उनको यूज करें, ताकि समय की बचत हो सके और खर्चा भी कम हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम बात करेंगे कि इन एडिशन, अकॉर्डिंग टू हिमाचली ट्रेडिशनल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, द ग्रिस्ट मिल, वाटर फ्लोर मिल, पानी से चलाई जाने वाली आटा चक्की यानी के घराट, ये एक देसी नाम है, हम सब जानते हैं। इज स्टिल फाउंड इन हिल एंड रूरल एरिया ऑफ द स्टेट। ये हमारे हिमाचल के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर अभी भी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के वाटर सोर्सेज जो हैं अभी तक वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। मैदानी इलाकों में पानी की कमी के कारण ये जो हमारे पानी से चलने वाला जो आटा चक्की है, जिसको कि हम अपनी देसी भाषा में घराट बोलते हैं, अभी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। We can say that there are much more similarities between computer and water run floor mill, घराट, and both machines are working with the same principles of hardware and software, and also performing input, processing and output functions according to the same principles। मैं ये कह सकता हूँ, या मेरे विचारों के अनुसार ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारा हिमाचली कल्चर है, उसी के अनुसार हम पहले घराट में आटा पिसाई के लिए लेके जाते थे, उसके बाद उसको हम घर लेके आते थे, उसकी रोटियां बना के खाते थे। लेकिन आज के टाइम में वो चीजें अभी दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा घराट था उसमें भी सेम कंप्यूटर की तरह इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। वो कैसे होता है, अब हम अगले पेज में चलते हैं।
नो विद इलस्ट्रेशन। आइए हम पिक्चर के द्वारा जानते हैं कि हमारे घराट में और हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी क्या क्या समानताएं पाई जाती है। वो चाहे हार्डवेयर के रूप में ले लो, चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में ले लो। अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर जैसे इनपुट डिवाइसेस होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, वैसे ही घराट के अंदर भी इनपुट यूनिट है, जिसको कि हम यहाँ चित्र में दर्शा रहे हैं। इनपुट यूनिट, इसके अंदर हम अनाज डालते हैं, अनाज हमारा एक डाटा हो गया, अनाज को डाटा के रूप में यूज करते हैं, और घराट की जिसको हम देसी भाषा में ओडली बोलते हैं उसके अंदर डाल देते हैं और वो इनपुट डिवाइस का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में आपने देखा होगा घराट में एक रिंग सा लगा होगा जो कि लकड़ी का बना होता है, उसके नीचे एक धागा बंधा होता है, उसके नीचे एक और छोटा सा लकड़ी का एक हम बोलेंगे कि एक डाटा को ट्रांसफर करने वाला छोटा सा डिवाइस लगा होता है। तो उसको हम कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, आटा कितना बारीक पीसना है, कितना मोटा पीसना है, उसको हम उससे कंट्रोल करते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो आटा ज्यादा मोटा पीसेगा, क्योंकि इनपुट जो है वो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। और जब हम उसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो आटा बिल्कुल बारीक पीसा जाएगा, क्योंकि जो इनपुट का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको हम घराट की अगर बात करें तो उसको डिवाइस को हम कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं। और इसी प्रकार इसी के साथ जुड़ी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट है वो इनपुट, जब हमारे इनपुट डिवाइसेस ओडली के द्वारा इनपुट हो रहा है अनाज के रूप में, इनपुट के रूप में हमारा अनाज उसमें जा रहा है घराट के अंदर, तो उसमें जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करती है हम उसको कम ज्यादा करेंगे, मोटा पीसना है कि बारीक पीसना है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो दिए हुए दिशा निर्देश हैं यूजर के द्वारा, कि घराट को दिशा निर्देश दिया जाता है यूजर के द्वारा, जिसको हम घराटी बोल सकते हैं, कि उसको कितना बारीक और मोटा पीसना है। ये तो कंट्रोल यूनिट की बात होगी। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात हम करेंगे, जितना उसको इनपुट मिलेगा, जितनी स्पीड में इनपुट मिलेगा, जिस रूप में इनपुट मिलेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको दिए हुए दिशा निर्देश या कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है उसको उसी अनुसार प्रोसेस करेगी। तो उसके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो हमारे डिवाइस काम करते हैं उसको हम जो पत्थर का जो गोल सा चक्की होती है, एक नीचे लगी होती है जो कि फिक्स होती है, एक ऊपर होती है जो कि नीचे काकर से उसका सीधा कनेक्शन होता है ऊपर लकड़ी के द्वारा, जो कि पानी के नीचे जो स्पीड है उसके द्वारा घूमता रहता है। और जब तक हमारा पानी या पावर सप्लाई उसको वाटर रहेगा, तो वाटर जब तक उसकी सप्लाई चलती रहेगी पानी की, तब तक ये चलता रहेगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम बिना रुके बिना थके 24 घंटे काम कर सकती है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर करता है, बिना थके बिना रुके काम हमारा कंप्यूटर 24 घंटे कर सकता है, जब तक कि उसको इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई मिल रही हो, या जब तक कि कोई इसमें कोई फॉल्ट ना आए। तो इसी प्रकार से हमारा घराट भी है, इनपुट भी करता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, फिर उसको कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल भी करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आउटपुट देने में, प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है। और उसके बाद आ जाता है हमारा आउटपुट यूनिट, जो नीचे वाला जो चक्का मैंने आपको बताया वो आउटपुट यूनिट के रूप में मान लो काम करता है। और आउटपुट के रूप में हमें पीसा हुआ आटा बाहर गिरता हुआ चारों तरफ दिखाई देता है, जिसको कि हम बाद में क्लोज करते हैं और अपनी मर्जी से अपने इच्छा अनुसार उसको बोरी में या कहीं भी लेके स्टोर करके रख देते हैं, जिसको हम कभी भी इन फ्यूचर काम में ला सकते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और माउस काम करते हैं, उनके द्वारा इनपुट कंप्यूटर में सप्लाई किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, रैम, प्रोसेसर, बहुत सारे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर मिलके काम करते हैं। ये सब मिलके जब काम करते हैं तो ये पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। और दिए हुए दिशा निर्देश, जो यूजर ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उसी के अनुसार कंप्यूटर भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह की हमारा घराट काम करता है। और जिस तरह से घराट हमें आउटपुट के रूप में नीचे आटा पीस के हमें डिस्प्ले कर देता है, उसी प्रकार से विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंदर या प्रिंटर के द्वारा
हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आउटपुट के रूप में हमें जिस रूप में चाहिए होता है, यूजर डिजायर्ड फॉर्म के अंदर जिस रूप में यूजर चाहता है, जैसा उसने उसको दिशा निर्देश दिया है, उसी के अनुसार कंप्यूटर भी हमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंदर डिस्प्ले करके दिखाता है। ये उसकी आउटपुट यूनिट कहलाती है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो घराट में जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो नेचुरल वाटर सोर्स है, ये हम सब जानते हैं। अगर जब तक घराट को पानी मिलता रहेगा तब तक वो घूमता रहेगा, यानी बिना रुके बिना थके हमारा घराट 24 घंटे काम करता रहेगा जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी पानी के रूप में, और जब तक कि उसको कोई भी फॉल्ट अगर उसमें नहीं आता है तब तक घराट बिना रुके काम करता रहता है। या तीसरी चीज, जब तक कि यूजर उसको खुद नहीं रोकता तब तक घराट भी हमारा कंप्यूटर की तरह निरंतर 24/7 काम करता रहता है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें उसमें हम सब जानते हैं पावर सप्लाई सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी है, और घराट में पावर सप्लाई सिस्टम जो है नेचुरल वाटर सोर्स है। अब ये कितना चाहिए, जैसे हमें पता है कंप्यूटर में 240 वोल्ट 220 वोल्ट की सप्लाई पावर सप्लाई लगातार चाहिए होती है, तब हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली ऑन हो पाएगा और चलता रहेगा। उसी तरह से जो हमारा घराट है उसके लिए भी एक लिमिटेड वे में नेचुरल पावर सोर्स जो है हमारे पास वाटर जो वाटर है वो एक उतने ही लिमिटेड तरीके से हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं ताकि हमारा घराट बिल्कुल स्मूथली चलता रहे, और जो हम काम चाहते हैं उसी अनुसार वो काम को करता रहे, और हमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का पूरा प्रोसेस कवर या पूरा करने के बाद में हमें आटे के रूप में आउटपुट देता है। जैसे कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, आउटपुट होने के बाद में वो डिस्प्ले कर देता है, वैसे घराट हमें आउटपुट होने के बाद में आटा को नीचे डिस्प्ले करता है। जैसे हम दूसरे शब्दों में हमने बात की थी कि कंप्यूटर के पास एक ऐसा भी गुण है कि कंप्यूटर जो उसने प्रोसेस करके डिस्प्ले डाटा किया है, आउटपुट के रूप में हमें डाटा दिया है, उसको वो स्टोर भी कर सकता है। उसके लिए उसके पास हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क लगा होता है, उसको हम परमानेंट मेमोरी डिवाइस भी बोलते हैं, ताकि हम उसको वहां पर यूजर जब सेव करेगा तो इन फ्यूचर कभी भी उसको यूज कर सकता है। तो इसी प्रकार से घराट के अंदर भी जो भी आउटपुट हमें आटे के रूप में मिलता है, हम उसको किसी भी एक स्टोरेज डिवाइस, वो एक बोरी भी हो सकती है, कोई दूसरा डिवाइस हो सकता है, जिसके अंदर हम भर के रख लेते हैं और अपने घरों में रख देते हैं। इन फ्यूचर हम डेली सुबह शाम दोपहर को जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम थोड़ा थोड़ा उसका यूज करते रहते हैं। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, पर्पस, फंक्शन, साइज, प्राइस एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कंप्यूटर की कैपेसिटी, उसके काम करने की कार्यकुशलता, किस उद्देश्य से कंप्यूटर काम किया जाता है, उसके कार्य करने का तरीका, उसका साइज, उसकी कीमत, इसी प्रकार से बहुत सारी उसके अंदर खूबियां हैं। उनको देखते हुए कंप्यूटर्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर या पीसी, इट मींस पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास वही कंप्यूटर है, या पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर है जो हम आज के समय में यूज कर रहे हैं। ये सेम वैसा ही है जैसा दूसरे कंप्यूटर काम करते हैं, लेकिन हर कंप्यूटर की अपनी अपनी कार्यकुशलता है, उनका साइज है, अलग अलग उनकी कीमत है। इसी हिसाब से हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा आजकल यूज होने वाला कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है लैपटॉप। इसी तरह से आप सबने देखा भी होगा, लैपटॉप भी हम घरों में, ऑफिस में या दूसरी जगह पे जहाँ जहाँ हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और हम वहाँ पे अपना पीसी लेके नहीं जा सकते हैं, तो लैपटॉप जो है एक वही कंप्यूटर है, सेम उसी कैपेसिटी और उसी स्पीड में, उसी एक्यूरेसी में, सब तरह से वैसे ही काम करता है। लेकिन हम इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के कैरी करके लेके जा सकते हैं, ताकि हम कहीं भी बैठ के अपना आते जाते बस में या हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उसको
लाना ले जाना काफ़ी आसान है और ये पोर्टेबल है और हम कहीं भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इसकी काम करने का सेम वही प्रोसीजर है, वही तरीका है जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर का है। नेक्स्ट है नोटबुक। ये भी पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप की तरह ही सेम प्रोसीजर से काम करता है, सेम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करके काम करता है, लेकिन ये साइज में कंप्यूटर से और लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है। इसको भी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और अपना जहां मर्जी काम बैठ के कर सकते हैं। इसे भी बहुत यूज़ किया जाता है आज के समय में। ये भी एक लेटेस्ट वर्जन कंप्यूटर है, नोटबुक हम जिसको बोलते हैं। इसका कीमत लैपटॉप या पीसी से हम अगर बात करें तो थोड़ी कम है। नेक्स्ट है टैबलेट या पाम टॉप। जैसे हम आज के समय में मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे पास एक हम टैबलेट जिसको बोलते हैं पाम टॉप बोलते हैं। इट मीन्स हम उसको आसानी से, साइज़ छोटा होने की वजह से, फ़ोन की तरह इसका साइज़ होता है, फ़ोन से थोड़ा सा बड़ा इसका साइज़ होता है, जिसको हम आसानी से कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं और ये हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और साथ में ये कंप्यूटर का भी काम करता है। इसकी कीमत बाकी लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक से थोड़ी कम है, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला डिवाइस है। जैसे कि हम फ़ोन की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और एक कंप्यूटर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है और काम करने की परफॉर्मेंस सेम वैसा ही है जैसे कि हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी हमारा टैबलेट, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक की तरह ही काम करता है। ये भी किस्म का कंप्यूटर ही है, पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसी तरह के इसमें लगे हुए होते हैं, उसी प्रोसीजर से ये भी काम करता है। कीमत भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे हमारे पास लैपटॉप है या नोटबुक है, उससे थोड़ा कम या उसके लगभग बराबर इसकी कीमत होती है और ये भी सेम उसी एक्यूरेसी और स्पीड से काम करता है जैसे कि हमारे दूसरे कंप्यूटर काम करते हैं। ये भी हम इसको आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं और आसानी से अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे दूसरे लैपटॉप, पीसी, नोटबुक या पाम साइज के अंदर थोड़े बड़े होते हैं और इनकी जो कार्य कुशलता है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनका जो प्रोसेसिंग है वो दूसरे कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हम कंपैरिजन करें हमारे टैबलेट या हमारे पर्सनल कंप्यूटर से। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्विकली परफॉर्मेंस करते हैं और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और साइज में भी बड़े होते हैं। आमतौर पर इनका यूज हम एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बैंकिंग में भी इनका यूज किया जाता है। तो ये बड़े कंप्यूटर हैं और बड़े लार्ज स्केल में काम करने के लिए इनको यूज किया जाता है। और ये मेन जो कंप्यूटर है ये पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा पावरफुल हमारे पास कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। ये भी साइज में बड़ा होता है कंप्यूटर और ये भी बहुत पावरफुल और फास्ट काम करने वाला कंप्यूटर है। ये सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाला कंप्यूटर माना जाता है। इसकी स्पीड जो है बहुत हाई प्रोसेसिंग स्पीड है और इसका जो डाटा स्टोरेज है वो दूसरे कंप्यूटर्स के अपेक्षा ज़्यादा है। हम पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप की बात करें तो उनमें भी डाटा स्टोरेज होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है सुपर कंप्यूटर ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। और इसमें जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं सुपर कंप्यूटर्स के अंदर वो थोड़ी महंगी होती हैं और इसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन होने की वजह से इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर कैलकुलेशन वर्क को काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी लार्ज स्केल में होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एडवांस मिलिट्री एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। जो सुपर कंप्यूटर है वो आमतौर पर
साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों द्वारा यूज़ किया जाता है, या हम बात करें तो उसमें आर्मी में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल जहाँ पे डाटा होता है, बहुत ज़्यादा डाटा वहाँ पे होता है और उसको जल्दी काम करना होता है उसके अंदर, तो सुपर कंप्यूटर का वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी कीमत भी ज़्यादा है, साइज भी ज़्यादा है। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। हमने जाना कि हमारे पास कंप्यूटर कितने प्रकार से हैं। पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, टैबलेट है, नोटबुक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह, या मिनी कंप्यूटर है। इसी तरह से इनके साइज भी थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, काम करने की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी इनकी सेम वैसा ही है जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर करता है, वैसे ही दूसरे कंप्यूटर भी करते हैं। लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा लार्ज स्केल में डाटा को प्रोसेस करते हैं। इनकी कैपेसिटी और इनकी जो कार्य कुशलता है, काम करने की जो परफॉर्मेंस है, वो बाकी दूसरे कंप्यूटर से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है जिनकी वजह से आज के समय में हम सभी हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साइंस एंड रिसर्च का, या स्पेस का, या कहीं भी हम देखें तो हर जगह, ऑफिस में, स्कूलों में, बैंक में, रेलवे में, हर जगह से कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और इसकी क्या वजह है? इसके बहुत सारे गुण हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को आज के समय में यूज करते आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। कंप्यूटर इज वेरी पावरफुल एंड यूजफुल मशीन, इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर एक बहुत, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, एक बहुत पावरफुल और एक यूजफुल मशीन है। उसको हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय 24/7 यूज कर सकते हैं। और इसके कुछ विशेषता हैं जो कि इस प्रकार से, सबसे पहले है स्पीड। जैसे कि मैंने अभी बताया, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी विशेषता हैं जिसमें एक विशेषता है स्पीड। स्पीड, हम इंसान या हम जो मनुष्य हैं, हम जितना काम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड में कंप्यूटर काम कर सकता है। इट मीन्स हम कोई भी काम, एक इंसान 2, 4, 5 आदमी मिलके जब किसी काम को करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, हमारा मेहनत ज़्यादा लगती है और हम थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, उसी स्पीड में लगातार काम कर सकता है जैसा कि वो एक बार शुरू करता है। तो कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड है वो आदमी से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये किस्म की बहुत पावरफुल और यूजफुल मशीन मानी जाती है। दूसरा है एक्यूरेसी। हम अगर इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, हम कोई भी काम करेंगे उसमें हम गलती कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी गलती नहीं करता। जब तक कि हम उसको गलत कमांड या गलत उसको ऑर्डर नहीं देंगे, गलत इंस्ट्रक्शन उसको नहीं देंगे, तब तक कंप्यूटर कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, या इट मीन्स वो रॉन्ग प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो भी हम इसको डाटा इनपुट करते हैं, जिस भी रूप में डाटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको एक्सेप्टेबल होता है और उसको उसी हिसाब से दिए हुए दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है। वो खुद से उसको ठीक नहीं कर सकता। अगर हमने गलती करी भी है तो कंप्यूटर उसको खुद से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप से कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता। ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करता है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स हम क्या करते हैं, एक बार हमें काम करना होता है, हम उस काम को शुरू कर देते हैं, हम बीच में फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर करेंगे, हम फिर रुक जाएंगे, थक जाएंगे, जैसा भी है, हमें भूख भी लगती है। लेकिन कंप्यूटर को ऐसा कुछ नहीं है, वो ना तो थकता है ना रुकता है, 24 घंटे काम कर सकता है, बस उसको बिजली अवेलेबल होनी चाहिए। तो बिना रुके, बिना थके कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है और उसको एक बार जो काम दे दिया गया है वो लगातार उसको उसी वे में काम करता रहेगा। जैसे कि हमारी एटीएम मशीन है, आप लोगों ने देखा होगा, एटीएम मशीन को एक बार प्रोग्राम कर दिया गया होता है
तो जो जो फंक्शन उसमें एक बार दिए गए होते हैं वो उसी फंक्शन पे काम करता रहता है, चाहे जितने मर्जी यूजर उसको यूज करते रहे। 24/7 24 घंटे हमारा एटीएम मशीन काम करता है। और जैसे आपने देखा होगा कि एक रोबोट है, रोबोट भी एक ऑटोमेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसको एक बार जो प्रोग्राम कर दिया जाता है वो उसी तरह से काम करता रहता है, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी इमोशन के वो काम करता रहता है। लेकिन अगर हम उसको जो प्रोग्राम जो कि हमने पहले किया होता है उसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो कंप्यूटर जो है उसी वे में फिर दोबारा काम करता रहेगा जिस वे में हमने उसको प्रोग्रामिंग किया हुआ है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज जब कंप्यूटर इनपुट करता है उसको प्रोसेस करता है। अब बात आती है कि उसको स्टोर कहाँ रखा जाए, उसको सेव करके कहाँ रखा जाए, ताकि इन फ्यूचर आने वाले समय में जब हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस भी कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। जो भी डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन करते हैं वैसा वो प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो हमें सेव करना होता है, जिसके लिए हमने कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस लगाया होता है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हम डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। और कंप्यूटर अपने आप कभी भी उसको डिलीट नहीं करता जब तक कि हम खुद उसको डिलीट ना करें। और कभी भी जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम अपने कंप्यूटर से स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हुए हम कंप्यूटर में से डाटा को निकाल कर उसको यूज कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम उसके साथ पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी भी यूज करते हैं, वो भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में यूज किए जाते हैं। उनके द्वारा हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर का एक लार्ज स्टोरेज है। दूसरे कंप्यूटर से हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं और दूसरे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उन हर कंप्यूटर्स की कार्य कुशलता के आधार पर ही हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। जितना बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसमें हमारे पास उसी तरह से स्टोरेज डिवाइसेस लगे हैं जिस तरह से या जितना उनमें डाटा इनपुट और प्रोसेस किया जाता है और डाटा होगा तो उसको स्टोर करने के लिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिलीजेंस। कंप्यूटर कंटिन्यूअसली बिना रुके, बिना थके 24 घंटे काम करता रहता है जब तक हम उसको खुद बंद ना करेंगे या जब तक हम उसके अंदर कोई खराबी ना आ जाए या इलेक्ट्रिसिटी जब तक उसको पावर सप्लाई मिल रही है तब तक कंप्यूटर लगातार ऑन होता है और वो कंटिन्यूअसली उसी रूप में काम करता रहता है जैसा कि शुरू में वो करता आ रहा है। ऐसा नहीं है इंसान की तरह कि थोड़ी देर तो बड़े जोश से काम कर लिया और उसके बाद हम थक गए और हमारी काम करने की जो कार्यकुशलता है, परफॉर्मेंस है, वो कुछ समय बाद कम हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर कंटिन्यूसली लगातार लंबे समय तक काम कर सकता है और ये कभी भी थकता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। और इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन से फ्री होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब एक काम को लगातार हम करते रहते हैं तो हम थक जाते हैं और हमारा जो ध्यान है उस काम से थोड़ा सा हट जाता है या कम हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है, वो चाहे सुपर कंप्यूटर हो, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारा मोबाइल या टैबलेट हो, वो सारे एक जैसे बिना थके, बिना रुके काम करते हैं और उनका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है। ये सबसे ज़्यादा इस कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्सेटिलिटी। इसमें क्या होता है, ये एक कंप्यूटर का एक ऐसा फीचर, एक ऐसी विशेषता है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेबिलिटी टू परफॉर्मेंस, है ना। जो भी कंप्यूटर काम करता है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ही बार में बहुत सारे काम लगातार कर सकता है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, हम लोग करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, एक तरफ हमने
MS वर्ड की फाइल खोली है, दूसरी तरफ हमने गूगल क्रोम भी खोला हुआ है, इंटरनेट में कुछ सर्च कर रहे हैं, और तीसरी अलग से हमने एक और विंडोज़ खोली होती है, मान लो जैसे हम साथ साथ में गाने भी सुन रहे हैं। इस प्रकार से एक ही बार में कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक बार में एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 काम कर सकते हैं। अगर हम एक के साथ दूसरा काम भी अगर करने लगेंगे तो हमारी कुछ समय बाद जो है एकाग्रता कम हो जाती है, हमारी काम करने की कैपेसिटी या परफॉर्मेंस जिसको हम बोलेंगे, कार्यकुशलता हमारी घटती जाती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर लगातार बिना थके काम कर सकता है और एक समय में बहुत सारे काम कर सकता है, और उसी एक्यूरेसी के साथ और उसी कंसेंट्रेशन के साथ कर सकता है, उसी एकाग्रता के साथ कर सकता है और करता है जैसा कि वो पहले से करता आ रहा है। इसमें मौसम, हवा, पानी, बिजली या बिजली को छोड़ के और किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कंप्यूटर का जो यूज है आज के समय में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये ज़रूरत भी है आज के समय की। तो ये थी कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। अब जिस भी डिवाइस की या हमारे कंप्यूटर की जो भी विशेषता है, उसके साथ साथ ये जरूरी भी हो जाता है कि उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। कोई भी डिवाइस, मशीन या हम इंसान हैं, हम भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, हमारे अंदर भी कुछ कमी होती है। तो इसी तरह से हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर या मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर हो, वो सब जिस कैपेसिटी या जिस करेक्टरिस्टिक्स के साथ काम करते हैं, उसी साथ साथ उनमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ उनके नुकसान भी होते हैं। Although computer is very powerful and useful machine, but it has some limitations too. कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल मशीन है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं, जो किस प्रकार से है। नो ब्रेन। नो ब्रेन इट मीन्स हम इंसान हैं, हमारे पास अपना दिमाग है, हम जो भी काम करेंगे अपने दिमाग से सोचेंगे, प्लान करेंगे, उसके बाद उस काम को हम आगे पूरा करेंगे। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर का अपना खुद का दिमाग नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि कंप्यूटर का जब खुद का दिमाग नहीं हो तो काम कैसे करता है। कंप्यूटर जो है प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता है, ना कि अपने दिमाग के ऊपर काम करता है। कंप्यूटर पे जो हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको फॉलो करके ही कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है, रिजल्ट हमें देता है। लेकिन वो अपनी मर्जी से खुद कोई भी काम को प्लान नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कोई भी काम को चेंज नहीं कर सकता, ऑर्डर को या इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास खुद का अपना दिमाग नहीं है। जैसा यूजर बोलेगा वैसा ही हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उस हिसाब से प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट देता है, जैसा कि हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा। तो कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग नहीं होता है, जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन देगा, हिदायतें देगा, उसको ऑर्डर देगा, उसी हिसाब से वो काम करता रहेगा। नो फीलिंग, जैसे हम फीलिंग होती है हमारे पास, हम फीलिंग कर लेते हैं इंसान लोग, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है। कंप्यूटर अपने आप में कुछ भी नहीं सोचता कि इसमें जो डाटा इनपुट हुआ है, जो प्रोसेस कर रहा हूँ या जो मैं रिजल्ट दूंगा, उससे यूजर को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो रिजल्ट यूजफुल है या नहीं है, उससे कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि हमने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया, यूजर जैसा इंस्ट्रक्शन देगा, उसी को फॉलो करके वो प्रोसेसिंग करेगा और हमें आउटपुट देगा। इसमें कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग अपनी नहीं होती, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं करता। कंप्यूटर है नो इंटेलिजेंस। इसी तरह से जब कंप्यूटर के पास अपना दिमाग ही नहीं है, उसके पास अपनी फीलिंग ही नहीं है, तो उसके पास क्या अकल भी नहीं होगी, इंटेलिजेंस उसके पास है ही नहीं, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन आप फिर सोचेंगे कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, इतना तो इतना बड़ा काम कैसे करता है। लेकिन वो खुद से अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता। ये सबसे मेन पॉइंट है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी हिदायतें देंगे, उसी के बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है। अतः कंप्यूटर में अपनी कोई भी इंटेलिजेंस या समझ नहीं होती है। और नंबर 4 है कॉस्टली मेंटेनेंस। अब कंप्यूटर को हमें खरीदना पड़ता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा हो सकती है, और कंप्यूटर ज़्यादा होने उसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से
हम कंप्यूटर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदते हैं, जितने हमें ज़रूरत होती है हम उतना ही कंप्यूटर वही कंप्यूटर खरीदेंगे जो हमारा यूज़फुल है, उसकी हमें कीमत चुकाना पड़ती है। इसके साथ साथ ही कंप्यूटर कभी-कभी ख़राब भी हो सकता है, उसके अंदर जो डिवाइसेस लगे हैं, हार्डवेयर जो लगे हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी अपडेट करना पड़ता है या उनको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो इसमें ये खर्चा होता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली मेंटेनेंस भी कंप्यूटर की होती है, जो कि हमारा खर्चा हो सकता है। Cannot correct wrong instructions and take decision on its own। सबसे बड़ी कमी कंप्यूटर की क्या है, ये किसी भी रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस को या जो भी यूजर ने इसको डाटा रॉन्ग दिया है उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई फीलिंग नहीं है, अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इसको अपनी मर्जी से करेक्ट नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अगर हमने गलत कमांड दी है, गलत इंस्ट्रक्शन दी है, गलत प्रोग्रामिंग की है, तो कंप्यूटर गलत ही रिजल्ट हमें देगा, जो कि हमारे काम का भी नहीं हो सकता है। और इसी तरह से वो अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि ये यूजर ने कमांड सही दी है या गलत दी है, या इसको मैं चेंज करूँ, ऐसा वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात बोलने का सबसे मुख्य मकसद यही है कि कंप्यूटर का अपने पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ यूजर के दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। तो ये थे हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो इस चैप्टर में पढ़ा हमने कि कंप्यूटर क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, कंप्यूटर के बारे में आपने जानकारी हासिल की, कंप्यूटर क्या है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे इनपुट करता है, कैसे आउटपुट करता है, और कैसे स्टोरेज करता है डाटा को, क्या क्या कंप्यूटर्स के प्रकार हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर्स हैं, और कंप्यूटर्स की काम करने की कार्य कुशलता कैपेसिटी क्या क्या है, उसमें मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, और इसी के साथ हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में मुख्य कमियां भी क्या क्या हैं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर घर पाठशाला के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन। कंप्यूटर क्या है ये आप एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि हमने पढ़ा कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन 3, राइट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, ये अब सब हमने पढ़ा। मुझे आशा है ये आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।